ये एक तरह की प्रोटीन होती है जो कि हमारे, ये आप इस फिगर में देख सकते हैं, ब्रोंकोस्कोपी। ये है चेस्ट एक्सरे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है ये निमोनिया एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे, और इसमें एमिकासिन ड्रग आप चॉइस में स्टार्ट करेंगे एमिकासिन, क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट करने। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश नर्सिंग। प्रकाश नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम लोग पढ़ रहे हैं मेडिकल सर्जिकल, और मेडिकल सर्जिकल में एक डिजीज़ चल रही थी निमोनिया। निमोनिया का एक पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे, आज इसका दूसरा पार्ट है, और दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे डायग्नोस्टिक इवालुएशन। डायग्नोस्टिक इवालुएशन क्या क्या होता है इसके बारे में डिटेल में। सबसे पहले इसमें हम डायग्नोस्टिक इवालुएशन हम बात करें तो निमोनिया को डिटेक्ट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए जो डायग्नोसिस कराई जाती हैं, यानी जो जांच कराई जाती हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक इवालुएशन के अंडर। और इसमें सबसे पहली जो जांच होती है वो होती है स्पुटम कल्चर एंड सेंसिटिविटी, क्योंकि स्पुटम का हम कल्चर कराते हैं और उसकी सेंसिटिविटी, यानी स्पुटम कल्चर में हम लोग ये देखते हैं कि कौन सी बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, क्या है, किस कॉलोनी की बैक्टीरिया है, ये हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और सेंसिटिविटी में ये देखते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक उसमें सेंसिटिव है और कौन सी रेजिस्टेंट है, इसका हम वेरीफाई कर पाते हैं इस जांच के माध्यम से। चेस्ट एक्सरे में हम लोग ये देखते हैं कि लंग्स के किस पार्ट में निमोनिया का सबसे ज़्यादा इफेक्ट है, इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। आपका दूसरा होता है हम लोग वीडियोग्राफी के तहत देख सकते हैं कि लंग्स में किस पार्ट में सबसे ज़्यादा है निमोनिया। वेरीफाई करने के लिए हम लोग ब्रोंकोस्कोपी करवाते हैं। मोनटॉक टेस्ट को हम लोग प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट, ये एक तरह फिगर में देख सकते हैं कि इंट्राडर्मल दिया जाता है और 72 घंटे में इसका वेट करते हैं। ये प्रोटीन होती है और ये प्रोटीन मायोबैक्टीरियम को डिटेक्ट करती है। अगर बॉडी में किसी प्रकार अगर बैक्टीरिया है तो क्या होता है कि ये प्रोटीन उसके साथ सेंसिटिविटी शो करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जिस पार्ट में ये इंजेक्ट किया होता है वहाँ पर क्या होता है कि रेडनेस शो होती है। 72 घंटे बाद हम उसको मेज़र करते हैं और फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। एबीसी एनालिसिस हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि एल्वेलाई कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो रही हैं, क्योंकि वो एकदम सॉलिड हो गई हैं पस भरने की वजह से। जहाँ पे क्या होता है कि जो हम लोग सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन जो आती है वो ब्रोंक्यूल्स में या एल्वेलाई के अपर टिप पर ही आकर के ट्रैप्ड हो जा रही हैं, और जो CO2 है वो ब्लड में ही ट्रैप्ड हो जा रही हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि प्रॉपर गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा है। हमारी बॉडी का जो एसिड और बेस होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग एबीसी के माध्यम से ये डिटेक्ट कर पाते हैं कि पेशेंट को एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है। कंप्लीट ब्लड काउंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं जिनमें हम लोग इन्फेक्शन के TLC को डिटेक्ट कर पाते हैं, हेमाटोक्रिट को, हीमोग्लोबिन को, और उसके प्लेटलेट काउंट को देख सकते हैं कि क्या है। और बहुत सारी चीज़ें हमको इस जांच के माध्यम से पता चलती हैं। फिर आपका है सिटी स्कैन से हम लोग और क्लियरली वेरीफाई कर पाते हैं कि लंग्स का कौन सा पार्ट और कितना पार्ट अफेक्टेड है, ये सिटी स्कैन में और अच्छे से वेरीफाई होता है। और इससे भी अच्छा होता है HRCT थोरैक्स। हम जब HRCT थोरैक्स कराते हैं तो ये हाई रेजोल्यूशन सिटी होती है, और ये फिल्म के माध्यम से एक्जैक्टली और ज़्यादा डायग्नोस करने में मदद करती है। जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं ये है आपका ब्रोंकोस्कोपी। ये है चेस्ट एक्सरे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है ये निमोनिया से अफेक्टेड है। ये है राइट लंग्स, और राइट लंग्स का ये मिडिल लोब है। मिडिल लोब में ये निमोनिया का इफेक्ट आप देख पा रहे हैं। ये है सिटी स्कैन, और सिटी स्कैन में आप ये देख पा रहे होंगे ये ये देखें आप, ये जो पैसेज दिखाई दे रहे हैं सिटी में, ये हैं निमोनिया।
हम अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन को हम लोग बहुत इजी लैंग्वेज में याद करेंगे, क्योंकि एक हमने मेमोनिक तैयार किया है, डोंट स्लैफर। तो अगर हम स्लैप की बात करें तो यस फॉर सेप्टिसीमिया, जब भी बॉडी में इन्फेक्शन होगा और वो इन्फेक्शन ब्लड में जाएगा और ब्लड के वो पूरे पार्ट को, बॉडी के हर आर्गन को अफेक्टेड करेगा, जिससे होगा सेप्टिसीमिया। लंग्स के किसी पार्ट में एब्सेस हो जाना यानी पस का फॉर्मेशन होगा, जिससे लंग्स एब्सेस। ARDS नेमोनिक इफ्यूजन यानी प्लूरल इफ्यूजन होगा। प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है इसके बारे में बात करें तो लंग्स के बाहर दो लेयर होती हैं, पेराइटल लेयर और विसरल लेयर, और इन दोनों लेयर के बीच एक कैविटी है यानी प्लूरल कैविटी बोलते हैं। और प्लूरल कैविटी में एक फ्लूइड होता है जिसको प्लूरल फ्लूइड बोला जाता है, जो लंग्स के किसी भी तरह से इंजरी को रोकता है, यानी बोन की इंजरी से या किसी भी प्रकार की इंजरी को लंग्स की सुरक्षा करता है। लेकिन जब ये किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन लंग्स में होता है तो इसका जो फ्लूइड होता है ये एक्युमुलेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्लूरल इफ्यूजन होता है। इसके बाद है हाइपोटेंशन, फिर इम्पाइमा। इम्पाइमा क्या होता है, लंग्स के कैविटी में अगर पस का फॉर्मेशन होने लगे तो उसको बोलते हैं इम्पाइमा। और हम लोग पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर और रेनल फेलियर। ये क्यों होता है, क्योंकि जब ऑक्सीजन ब्लड में नहीं जाएगी तो किडनी को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि रेनल फेलियर के चांस बढ़ जाएंगे। यहाँ पर वही बात रेस्पिरेटरी के साथ होगा, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से क्या होगा, रेस्पिरेटरी फेलियर के भी चांस बढ़ जाएंगे। बात करें मैनेजमेंट की तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि उसको ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे, और इसमें एमिकासिन ड्रग ऑफ चॉइस में स्टार्ट करेंगे एमिकासिन, क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव ड्रग होती है। सेफेक्ट्रिजोन, एम्पिसिलिन, और आपका है इरिथ्रोमाइसिन, सेफेलोस्पोरिन, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स हैं और इनका यूज़ हम लोग एंटीबायोटिक के रूप में करते हैं। फिर है आपका ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर को हमने डिटेल में अस्थमा वाले वीडियो में पढ़ाया है, आई बटन में आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर के आप अस्थमा डिटेल में पढ़ सकते हैं, जिसमें हमने ब्रोंकोडायलेटर में बहुत डिटेल में पढ़ाया है। और फिर इसकी बात करते हैं कि ब्रोंकोडायलेटर वाइडन एंड मैक ब्रीथ इजियर क्या करता है कि जो एयरवे होती है उसको चौड़ा करता है, जिससे हमको ब्रीथ लेने में आसानी होती है। हम लोग बात करें कि इनके एग्जाम्पल के क्या क्या होते हैं तो सबसे पहले होता है बीटा टू एगोनिस्ट। बीटा टू एगोनिस्ट जो होता है वो हम लोग आपके ब्रोंकोडायलेटर के लोग रूप में यूज़ करते हैं, और होता है एंटीकोलिनर्जिक, ये है आइप्राट्रोपियम। फिर आपकी एनाल्जेसिक, क्योंकि हम जब निमोनिया होती है तो चेस्ट पेन शो होता है, और चेस्ट पेन के को रिलीफ देने के लिए यानी इसको हम लोग रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि पेन किलर यानी एनाल्जेसिक का यूज़ करते हैं, जैसे पैरासीटामोल और निमोस्लाइड। आपका है निमोनिया यानी प्रिवेंशन ऑफ निमोनिया बाय वैक्सीनेशन, और हम उससे वैक्सीनेशन के माध्यम से प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट, क्योंकि नर्सिंग मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट करने में। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला जो है हम लोग क्या करेंगे कि उसको कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, एबीजी मॉनिटर करेंगे। और एबीजी मॉनिटर किस लिए करेंगे, क्योंकि हम लोग ये पता करेंगे कि ब्लड में एसिडोसिस तो नहीं है या एल्कलोसिस तो नहीं है, इसको मॉनिटर करने के लिए हम लोग एबीजी परफॉर्म करेंगे। और उसको पेशेंट को सबसे ज़्यादा लिक्विड डाइट इनटेक करने के लिए हम लोग एडवाइस करेंगे। और अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस स्थिति में आता है तो उसको क्या करेंगे, साइड लाइन पोजिशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा कि पेशेंट के एस्पिरेशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और पेशेंट की एंजाइटी को शांत करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे कि वो हाई प्रोटीन डाइट खाए, क्योंकि लंग्स में जो भी इंजरी हुई है, इंजरी की वजह से जो सेल डैमेज हुए हैं उनकी रिपेयरिंग एज सून हो सके। और हम लोग सेकेंडरी इन्फेक्शन से उसको बचाएंगे कि किसी भी तरह का उसको हॉस्पिटल का इन्फेक्शन या किसी भी तरह का सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि जब भी कोई बीमारी होती है तो इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है, अपनी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए उसको हम इस चीज़ से प्रिवेंट करेंगे। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कलेक्टिंग और हैंडलिंग टू सिक्रीशंस, उसका जो सिक्रीशंस निकल रहा है उसको हम प्रॉपर
कलेक्ट करना और हैंडलिंग करना यानी डिस्पोज करना प्रॉपर हम उसको बताएंगे। और पेशेंट के आसपास के एरिया में हम पीसफुल एनवायरनमेंट रखेंगे, जिससे पेशेंट को किसी भी तरह की कोई एंजाइटी या डिस्टरबेंस ना हो। आशा करते हैं आपको निमोनिया का सेकंड पार्ट समझ में आया होगा। हम लोगों ने आज समाप्त किया निमोनिया। अब नेक्स्ट डिजीज बहुत जल्द हम लोग पढ़ेंगे, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज साइनिंग ऑफ।